नमस्कार। मैं जानकीपुल.com के इस फेसबुक पेज पर आज के इस विशेष लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम एक विशेष किताब के ऊपर लाइव कर रहे हैं। ये किताब है सावरकर की जीवनी का पहला खंड, सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, जो किताब 1883 से 1924 तक के उनके जीवन काल को समेटने वाली किताब है। ये पहली उनकी आत्मकथा का, उनकी जीवनी का पहला खंड है। और हिंदी के, ये किताब अंग्रेजी में पहले आ चुकी है, पिछले साल आ चुकी है, और हिंदी के पाठक बहुत बेसब्री के साथ, बहुत बेताबी के साथ इस पुस्तक का हिंदी में इंतजार कर रहे थे। जो पुस्तक पेंगुइन से हिंदी में छपकर अभी आई है, और बहुत अच्छी तरह से हिंदी के पाठक इसका स्वागत कर रहे हैं। इस किताब को लेकर, सावरकर को लेकर एक उत्सुकता लोगों के अंदर जो थी, वो इससे बहुत हद तक शांत हो रही है। और मैं स्वागत करता हूं विक्रम संपत जी का, जो इस किताब के, इस जीवनी के लेखक हैं। विक्रम संपत को हम सब जानते हैं कि इन्होंने पहली किताब ही जीवनी लिखी थी, आई एम गौहर जान। गौहर जान मशहूर गायिका गौहर जान की जीवनी लिखी थी, और जिससे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और ये दूसरी किताब तो मतलब मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जीवनी सावरकर की ही क्या, देश के बहुत कम बड़े व्यक्तित्वों की जीवनी इतनी बड़ी, इतने विस्तार से लिखी गई है। तो बहुत स्वागत है विक्रम आपका इस शो में। शुक्रिया प्रभात जी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत झा। सुशांत झा पेंगुइन हिंदी के कमिश्निंग एडिटर हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। इनके पॉलिटिकल राइटिंग को हम पढ़ते रहते हैं। एक गहरी समझ और एक गहरे विट के साथ लिखते हैं। सुशांत जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद प्रभात जी। और बातचीत की शुरुआत मैं ही करता हूँ, बेटन सुशांत जी थामेंगे बातचीत की शुरुआत। मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी जब से अंग्रेजी की किताब आई है विक्रम जी, तब से बनी हुई है, और अब हिंदी में पढ़ने के बाद और पुख्ता हुई है कि आपने जीवनी लिखने के लिए एक ऐसे किरदार को क्यों चुना, इतिहास के एक ऐसे किरदार को चुना जो एक तरह से कस्ट अभिशप्त नायक की तरह है। जो कुछ लोगों का कहना है कि इतिहास में उनको वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनको वो मुकाम कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, वो हकदार ही नहीं थे। और उन पे तरह तरह की, मैं आरोप तो नहीं कहूँगा, उनके बारे में तरह तरह के प्रमाण मिलते हैं और दूसरी तरह के भी प्रमाण मिलते हैं। तो आपने एक नायक के रूप में सावरकर जैसे किरदार को क्यों चुना, विक्रम जी? धन्यवाद प्रभात जी, और जानकीपुल में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो किरदार मैं चुनता हूँ, मैं उनको नहीं चुनता, वो किरदार आके मुझे चुनते हैं। तो जब मैंने गौहर जान की जीवनी भी लिखी थी, या फिर उसके बाद वीणा विद्वान जो डॉक्टर एस बालाचंदर, उनकी जीवनी लिखी थी। मेरी पहली किताब मैसूर के राजवंश, वाडियार राजवंश पे था। तो ये सारे जो किरदार थे या जो किरदार थे या इतिहास थे, वो ऐसे थे या तो वो जो जैसे इस किताब का शीर्षक भी है, भूले बिसरे अतीत, या तो उनको भूले बिसरे कर दिए गए हैं, या फिर उनको अभिशप्त करके, उनको मलाइन करके एक तरह से राजनीतिक तौर से अस्पृश्य माना जाता है। बालाचंदर जी का भी वही था कि जो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनको एक तरह से अस्पृश्य के तरह से ही उनको ट्रीट किया जाता है, उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं जाता। तो ऐसे ही पात्र जो हैं मुझे बहुत ही रोचक लगते हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी या तो बहुत कम लिखा गया है, या जो भी लिखा गया है उसमें इतने सारे विवाद हों या फिर जो मिसनोमर्स हों उनके बारे में। तो ऐसे लोगों के बारे में लिखना मुझे अच्छा लगता है। और सावरकर जी खासकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चरित्र हो या जिनका जो राजनीतिक आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी उन्होंने उनको उसको एक रूप दिया था, वो आज देश में इतना प्रेवलेंट है, कंटेम्पररी है, रिलेवेंट भी है। पर उनके बारे में जो इससे पहले जो समग्र एक बायोग्राफी अगर उन पे लिखी गई है अंग्रेजी में, वो 1960-65 में जब वो जिंदा थे तब लिखी गई थी, धनंजय कीर द्वारा। उसके बाद मराठी में हालांकि बहुत सारे किताबें लिखी गई हैं उन पे, परंतु अंग्रेजी में या फिर इवन हिंदी में उनके बारे में एक समग्र एक बायोग्राफी लिखा ही नहीं गया है।
परंतु उनका जो नाम है वो बार बार रोज किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में आज की राजनीति में उनको घसीटते ही रहते हैं। चुनावी रैलियों में उनका नाम लिया जाता है, या फिर जो चुनाव के मैनिफेस्टो हैं कि क्या उनको भारत रत्न दिया जाए या न दिया जाए, इस पे विवाद होते हैं। अलग अलग राज्य सरकार अपना जो बहुमूल्य वक्त है उस इसी चीज पे गवा देते हैं कि इनके नाम के सामने वीर हटा दिया जाए या नहीं हटाया जाए। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। और राहुल गांधी जी इनके बारे में रैलीज में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मोदी जी जाके उनके सेल में बैठ के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परंतु आज का कोई युवा अगर उसको ये सब देख रहा है या रही है और उसको लगता है कि क्या है इस आदमी के बारे में जो इतने सारे पोलराइज्ड ओपिनियन हर जगह से या तो उनके पक्ष में या विपक्ष में आते रहते हैं, अगर आज का कोई युवा पढ़ना चाहे कोई किताब इनके बारे में या जानना चाहे कि व्हाट इज द रीजन कि इतना सारा पोलराइज्ड ओपिनियन आ रहा है, तो वही धनंजय कीर जी की किताब के बाद किसी ने इनका मूल्यांकन एक बौद्धिक तरीके से करने की कोशिश ही नहीं किया है। और इससे यही साबित होता है कि हमारे देश में हम एक ऐसे आदमी को जो जिंदगी भर सामाजिक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे, उनको हमने राजनीतिक रूप से एक अस्पृश्य बना दिया कि उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अगर चर्चा भी हो तो एक ऐसे चर्चा हो जिसमें न तो कोई प्रमाण हो, उनपे आरोप ही लगाते रहें जिसका कोई तथ्य न हो। तो ये बहुत ही दुखद एक परिस्थिति है। तो इसीलिए 5 साल मैंने इन पे गहन अध्ययन किया, शोध किया, न केवल भारत में परंतु भारत के बाहर बहुत सारे जो अभिलेखागार थे वहाँ पे जो तथ्य इनके बारे में पढ़े हैं, या तो लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, सब जगह से एकत्रित करके, और मराठी में जो इनके बारे में लिखा गया है, क्योंकि मैं मराठी जानता हूँ तो और ये खुद मराठी में बहुत प्रखर एक लेखक, कवि, वक्ता और फिर नाटककार, जर्नलिस्ट, सब कुछ थे, मराठी में ज्यादा लिखते थे। और जो मेन स्ट्रीम कमेंटेटर्स हों या इतिहासकार हों, शायद उन्होंने उनकी मराठी लेखन पढ़ा ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि इन सारे तथ्यों को और मराठी के जो लेखन है इन सब को देश के जनता के सामने एक समग्र रूप से लेके आया जाए, और फिर पाठक पे छोड़ देते हैं कि वो क्या मूल्यांकन करते हैं सावरकर जी का। और इन सारे जो विवादों के कटघरे में जो उनको खड़ा किया जाता है उसमें पाठक का क्या मूल्यांकन है, पर तथ्यों के आधार पे, न कि पूर्वाग्रह और फिर राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित न हो। तो यही मेरी मंशा थी इन 2 किताबों को लिखने में। बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत सारे सूत्र दिए। जैसे आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही कि मराठी में या भारतीय भाषाओं में जो सावरकर के बारे में लिखा गया है, सावरकर की जो एक देशी अपनी क्षेत्रीय जो छवि है, अंग्रेजी में उन पर लिखने वालों के ऊपर उस छवि का को उस छवि के बारे में पता ही नहीं है, या अगर पता है तो बहुत आधा अधूरा, बहुत टूटा फूटा सा पता है। और आपने सचमुच में अपनी जीवनी में जो भी लिखा है बहुत प्रमाणों के साथ लिखा है, बहुत तथ्य परक होने की कोशिश की है, और उन सारे खास करके मराठी संदर्भों को बहुत आपने एक्सटेंसिवली कोट किया है, बहुत प्रमुखता से उनको आधार सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन आपको ऐसा क्यों ऐसा लगता है क्या कि जो एक छवि मराठी में सावरकर की बनी है, मराठी भाषा से बाहर देश के अन्य भाषाओं, खास करके अंग्रेजी में जो उनकी एक छवि है, या हिंदी की राजनीति में, हिंदी प्रदेशों की राजनीति में सावरकर की जिस छवि को प्रस्तुत किया जाता है, आपने राहुल गांधी का हवाला दिया कि उन्होंने एक बयान दिया था, ये डिस्कनेक्ट क्यों उभरा, कब से, कहाँ से उभरा कि उनकी एक छवि मराठी में अलग है, जबकि वो वीर सावरकर थे, देश के बड़े नायकों में एक थे, लेकिन एक मराठी सावरकर की छवि अलग है, देश की बाकी हिस्सों में उनकी छवि अलग है। जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रभात जी। और मैं एक्चुअली बैंगलोर में स्थित हूँ, और बैंगलोर में मैंने अपनी पढ़ाई की, और सीबीएसई केंद्र सिलेबस से ही मैंने अपना स्कूल का अध्ययन किया। और वहाँ पे सावरकर जी का मेरे इतिहास की किताबों में
बहुत साल हो गए हैं स्कूल खत्म किए हुए, पर उस समय सावरकर का कोई जिक्र वहाँ पे नहीं हुआ करता था, क्योंकि मेरी माँ मराठी थी और मेरी माँ के जो परिवार के लोग थे वो उनके बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर बातें करते थे, परंतु उसके अलावा मुझे भी उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, डिस्पाइट बीइंग अ हिस्ट्री एंथुजियास्ट। चाइल्डहुड से मैं, बचपन से मुझे इतिहास में इतनी रुचि थी, उसके बावजूद मुझे इनके बारे में उतनी जानकारी ही अपने पाठ्य पुस्तकों के द्वारा मुझे नहीं मिली थी। और पहली बार जब वाजपेयी सरकार आई और फिर उन्होंने जो संसद में उनका तैल चित्र लगाया और फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में इनकी जो पट्टिका और स्मारक राम नाईक जी द्वारा वहां लगाया गया था, और फिर एक साल बाद जब यूपीए की सरकार आई तो उसको मणिशंकर अय्यर जी ने जिस तरह से निकाल दिया वहां से और बहुत ही आपत्तिजनक वक्तव्य उनके बारे में दिए थे, इससे पहली बार मेरी उनमें ज्यादा रुचि बढ़ी थी। और मुझे लगा तब मैं शोध उसी वक्त शुरू कर दिया था कि क्या है इनके बारे में, कि लोगों को जो 1966 में जिसकी मौत हुई है आज भी उनका वो आज के राजनीति में इतने ज्वलंत एक मुद्दा कैसे बन सकते हैं। तो और फिर मैंने देखा कि जब इनकी मौत हुई थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो कांग्रेस की शीर्ष नेता थी, उन्होंने खुद इतने उनका महिमा मंडन किया था, बढ़ चढ़ के इनकी प्रशंसा की थी कि ये ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका जो बहुत ही साहसी थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसमें इनका बहुत एक विशिष्ट एक योगदान है, ऐसा इंदिरा जी ने खुद कहा था। और इनके गौरव में एक स्टैंप भी उन्होंने जारी किया था, इनके स्मारक के लिए अपने खुद के तरफ से उन्होंने धनराशि दिया था। सावरकर जी पे एक फिल्म भी बनाया गया था जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा। तो ये सब 1970 की कांग्रेस कर पा रही थी, परंतु आज इंदिरा जी के ही पोते उसी सावरकर के बारे में, जो अपनी दादी ने जो बोला वो खुद उनको याद नहीं है। क्या उनकी दादी भी एक ऐसे आदमी की प्रशंसा कर रही थी जो गांधी के हत्यारे थे या मुसलमान द्वेषी थे या अंग्रेजों के पिट्ठू थे? अगर किया तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसका एक कारण जो मुझे लगता है कि 70 और 80 के दशक में जो दक्षिण पंथ जो बोलते हैं, जो पार्टियां हैं भारतीय राजनीति में, उनका उतना वर्चस्व था ही नहीं। भारतीय जो जनसंघ था उसका महत्व उतना था ही नहीं, सिर्फ अटल जी, अडवाणी जी छोड़ के बहुत कम नेता भी थे जो संसद में चुन के जाते थे। और कांग्रेस को एक चुनौती नहीं लगी जो दक्षिण पंथ पार्टियों से, परंतु वाजपेयी जी की सरकार के आने के बाद और खासकर 2014 के बाद जब वो अपने पद से ही उनको हटा दिया गया, तब शायद उनको लगने लगा कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने पद से च्युत भी कर सकता है। और इसीलिए अगर आज की राजनीति में टीका टिप्पणी करना है, आज अगर भाजपा पे किसी को प्रहार करना है, तो उनको लगता है कि भाजपा के जो आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं सावरकर, उनको लगता है, जबकि सावरकर एक्चुअली राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सेवक संघ के अंग ही नहीं थे, कभी वो मेंबर ही नहीं थे। इसके बावजूद उनको लगता है क्योंकि ये हिंदुत्व की परिकल्पना इन्होंने की, तो उनपे आज की राजनीति के लिए जो रस्साकशी होता है, तूतू मैं होता है, उसके लिए सावरकर को बलि का बकरा बनाया जाता है हमेशा। और जैसे कुछ साल पहले संसद में भी जैसे विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से एक चर्चा में बोला था कि आपके कुत्तों ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। तो ये एक नैरेटिव बना हुआ है कि देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक ही लहर थी, जो कांग्रेस और अहिंसात्मक लहर थी। इसमें जो नहीं जुड़ा था वो सारे लोग गद्दार थे, देश विरोधी थे। सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई, और इसीलिए स्वाभाविक तौर पे भारत का जो सिंहासन है उसमें बैठने का अधिकार सिर्फ हमको है। इस पे कोई और अगर आके बैठ जाए तो वो नेचुरल रूलर है ही नहीं। तो ऐसी एक धारणा, एक नैरेटिव बनती है, और इसमें ये राजनीति की वजह से इतिहास जो है एक बहुत बड़ा
शिकार इसका बनता है, और ऐतिहासिक पात्र जैसे सावरकर हो वो भी इसके शिकार बनते हैं, कैजुअलिटी बन जाते हैं। सुशांत जी। जी, मैं बहुत गौर से सुन रहा था विक्रम की बात को, और आमतौर पे मैं जो चर्चा होती है सोशल मीडिया पे और आम लोगों के बीच में, हम लोगों ने बचपन से हमने भी सावरकर का बहुत नाम नहीं सुना था। हमारे यहाँ जब हम लोग बिहार में प्रभात फेरी लगाते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो गांधी, नेहरू, इन्हीं लोगों का नाम होता था, और कभी कभी बीच में कोई डॉक्टर लोहिया और सावरकर का नाम भी बोल देता था। फिर हम बड़े हुए तो हमें कोई किताबें नहीं मिली सावरकर के बारे में, और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी सुनने को मिले सावरकर पे। और सबसे जो तीखे आरोप लगाते हैं लोग, मैं आरोप से ही शुरू करूंगा, बाद में मैं उनके दूसरे पक्ष पे जाऊंगा, कि 2-3 आरोप सबसे ज्यादा लगते हैं सोशल मीडिया पे। कि सावरकर ने माफी मांगी, 6 चिट्ठियां लिखी, उनके बाबज ने लिखी, उनकी पत्नी ने लिखी। हिंदुत्व पे उनके विचार काफी उग्र थे, जिसमें दूसरे वर्गों को शामिल करना बहुत मुश्किल है। और हालांकि इस किताब का जो दायरा है 1924 तक है, लेकिन हो सकता है कोई कोई मुद्दा ओवरलैप करके उससे आगे भी चला जाए। और कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा कि रेप रिवेंज की भी बात की। तो ये सब जो चीजें हैं सावरकर, वो बस 3-4 चीज निकाल के लाते। वो कहते हैं कि देखो जी, अंडमान जेल से जाने से पहले तो वो सावरकर बहुत ठीक थे, लेकिन अंडमान के बाद जो सावरकर हैं, जेल से निकलने के बाद जो सावरकर हैं, वो बहुत ही खराब आदमी है। तो ये जो आरोप है, मैं पहले यही सोच रहा था कि आपने हालांकि अंग्रेजी में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें काफी आपने इसके बारे में बोला है, लेकिन संक्षेप आप हिंदी में भी बोल दीजिए, फिर हम आगे सावरकर की किताब में जो भी कुछ है इस पे चर्चा करेंगे। जी जी। तो पहला ही प्रश्न इनकी जो याचिकाएं हैं इनके बारे में है, तो मैं इसको माफीनामा कभी नहीं बोलता, मैं इसको याचिका बोलता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा अंतर है। ये जो याचिकाएं हैं, पिटिशन है, ये आम तौर पे बहुत सारे जो कैदी थे, जो राजबंदी थे सेलुलर जेल में अंडमान में, उनको एक सहूलियत मुहैया किया गया था। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सावरकर जी को ये विशेष तौर पे कोई सहूलियत दिया गया कि आप याचिकाएं दायर कीजिए। जब 1911 में पंचम जॉर्ज भारत आए थे, और फिर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब बहुत सारे जो राजबंदी थे उनको ब्रिटिश सरकार ने रिहा कर दिया था। और फिर बीच बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान एक रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ, जहां न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के जो उनके उपनिवेश थे, वहां बहुत सारे राजबंदियों को बहुत ही सामान्य तौर पे रिहा किए ही जा रहे थे। और फिर कांग्रेस के भी जो प्रिजनर्स थे, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के जो वर्कर्स थे, जिनको भारत के जेलों में, उनको कभी अंडमान नहीं भेजा गया था कांग्रेस के किसी भी वर्कर को, उनको भारत के जेलों में से भी उसी वक्त जो विश्व युद्ध के दौरान एक गुडविल मेजर के तौर पे बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया था। तो मैंने इस किताब में, अंग्रेजी की किताब में, और इसमें भी जो अपेंडिक्स है उसमें इनके सारे के सारे जो याचिकाएं हैं उनको हूबहू डाल दिया है, और पाठक खुद उसको पढ़ ले और उसको पता चलेगा कि इसमें कहीं माफी मांगने का कोई बात थी ही नहीं। ऑफ कोर्स उसको लिखने का जो अंदाज है, आई बेग टू रिमेन योर फेथफुल सर्वेंट, ये वो, उसको हम लेके ट्विटर में 200 कैरेक्टर्स में बहुत सारी एक बड़ी खोज जैसे हमने कुछ कर दिया, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। पर वो उस जमाने के लिखने की शैली थी, वो अंदाज ही ऐसा था, वहां का फॉर्मेट ही ऐसा था। गांधी जी खुद अपने जो पत्र थे उसके एंड में ऐसे ही लिखते थे, आई बेग टू रिमेन योर हम्बल सर्वेंट। सुभाष चंद्र बोस जी के आप पत्र देखें, वो भी ऐसे ही एंड होते हैं। तो इससे कुछ ये नहीं होता कि वो खुद को उनका सर्वेंट या दास मान रहे हैं। तो बार बार, और ये सावरकर एक वकील रह चुके थे लंदन में,
तो एक वकील के तौर पे वो अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे, न केवल खुद का बल्कि बाकी सारे जो राजबंदी वहां पे कैद थे पोर्ट ब्लेयर में, सबके लिए एक वक्ता के रूप में वो बार बार यही बोल रहे थे कि आप कृपया हमारी जो पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, उसको आप स्पष्ट कीजिए। क्या हम एक कॉमन प्रिजनर हैं जो मर्डर और रेप और थेफ्ट और इन सब के लिए, जिनको जो बहुत खूंखार जो कैदी हैं, उनको जिस तरह से प्रताड़ना दी जा रही थी, हमें भी, राजबंदियों को भी ऐसे ही ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में राजबंदियों के साथ कुछ सभ्य व्यवहार करने की एक परंपरा है। तो और फिर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उनको रेमिशन दिया जाता है कि आप कुछ 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 छूट दी जाती है कि आप अपने परिवारजनों से मिल सकते हैं। 1.5 साल में एक बार अपने परिवार से मिलने की छूट थी, साल में एक बार पत्र लिखना उनको अलाउड था। तो ये सारे जो छूट जो भारत की जेलों में राजबंदियों को मिलता था, वो अंडमान में उनको नहीं दिया जाता था, न केवल सावरकर को, बाकियों को। तो ये बार बार अपने जो याचिकाएं हैं उनमें यही करते हैं कि स्पष्ट करते हैं कि आप कृपया ब्रिटिश सरकार बता दीजिए कि हम राजबंदी हैं या कॉमन प्रिजनर हैं। और उनकी 1917 की अगर आप याचिका पढ़ें तो उसमें वो स्पष्ट तौर पे लिखते हैं कि अगर मेरे नाम के जुड़ने से बाकी सारे राजबंदियों की छूटने में कोई अड़चन आ रही है तो आप मेरा नाम हटा दीजिए और बाकियों को रिहा कर दीजिए, और उससे मुझे उतनी ही खुशी होगी जितने मेरी खुद की रिहाई से होगी। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि बाकी सारे जो बहुत ही जवान लोग थे, 18, 19, 20 साल के युवक, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब से आए हुए, उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, अंग्रेजी जो कानून था उसके बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था, और वो सारे लोग सावरकर को बड़ा बाबू बोलते थे, बड़ा बाबू मानते थे, क्योंकि विलायत से आए हैं, वहां से लॉ की पढ़ाई की है। तो आप हमारे नेता के तौर पे, वक्ता के तौर पे आप पिटिशन लिखिए, ऐसा बहुत सारे लोग वो करते थे। तो ये एक चीज स्पष्ट हो जाती है। और जब वो जेल में थे, तब ये और उनके बड़े भाई बाबा राव, उन्होंने वहां भी बॉम्ब मैन्युफैक्चर का एक खुफिया एक प्लान शुरू किया था, जिससे ब्रिटिश सरकार काफी आतंकित हो गई थी। और दिल्ली से गृह मंत्रालय से एक आदमी, सर रेजिनाल्ड क्रैडॉक, वहां आके इनसे संदर्शन करता है, और ब्रिटिश सरकार के एक शीर्षस्थ अधिकारी खुद अपने जो ऑफिशियल नोटिंग्स हैं उसमें लिखते हैं कि मैंने 1 घंटा सावरकर से बात किया, और इसमें उन्होंने कोई भी, नो रिमोर्स, नो अपॉलॉजी, नो रिपेंटेंस फॉर व्हाट ही डिड, उनको कोई भी दुख नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है अपने किए पे। तो ब्रिटिश सरकार के खुद का अधिकारी ऐसा ऑफिशियल नोटिंग में कह रहे हैं। और के साथ जो थे एक बहुत महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल, जो हिंदी की उनकी किताब मेरा बंदी जीवन, अपनी आत्मकथा में वो खुद लिखते हैं कि सावरकर जी की प्रेरणा से मैंने भी एक याचिका दायर की, हूबहू जैसे उन्होंने लिखा मैंने भी वैसा ही लिखा। मुझे सरकार ने छूट दे दी, परंतु सावरकर बंधुओं को नहीं छोड़ा गया। और उसका कारण भी वो खुद बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार इनसे इतनी डरती थी कि उनको डी कैटेगरी या डेंजरस कैटेगरी के अपराधी के तौर पे मानती थी, और उनको लगता था कि अगर इनको रिहा किया जाए तो बंबई प्रेसिडेंसी में जो विद्रोह की लहर बहुत कम हो गई थी, क्रांति की ज्वाला कम हो गई थी, वो फिर से भड़क जाएगी। तो इसीलिए सचिंद्रनाथ सन्याल, उनके जो सह कैदी थे, वो खुद बोल रहे हैं कि इसी वजह से ब्रिटिश सरकार इन पे जरा भी विश्वास नहीं करती, इनको बहुत डेंजरस मानती थी, इसीलिए इनको रिहा नहीं करते थे। एक और दिलचस्प बात है सुशांत जी कि 1920 में जब सावरकर के छोटे भाई नारायण राव वो गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे दोनों बड़े भाई जो हैं अब 10-11 साल से वहां पे सड़ रहे हैं, और इनको आप कुछ मदद कीजिए, आप ब्रिटिश सरकार के काफी नजदीक हैं, तो आप थोड़ा उनको बात कर दीजिए, तो सिफारिश कर दीजिए। तो गांधी जी खुद एक याचिका इनके सावरकर बंधुओं के बिहाफ से लिखते हैं ब्रिटिश सरकार को कि ये
ये दे आर ब्रेव मैन, उन्होंने बहुत काम किया है, वो थोड़ा भटक गए थे। अब वो जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ गए थे, संवैधानिक सुधार, तो इस तहत वो राजनीतिक मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। वो शायद कांग्रेस का हाथ भी मजबूत करेंगे, मजबूत करना चाहते हैं, तो इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए। तो गांधी जी भी क्या माफी मांगने में उनकी मदद कर रहे थे? अगर ये बहुत ही एक असाधारण तरह का एक विशेष अधिकार सिर्फ सावरकर को दिया गया हो, तो बहुत सारे लोग, उसके बाद भी जो काकोरी कांड हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान वगैरह, उनके बिहाव से भी मदन मोहन मालवीय जी, बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं डाली थी। तो ये बहुत ही एक उस जमाने में एक सामान्य तरीका था, जो राज बंदी थे उनको याचिका डालने की छूट मिलना। और जो इनकी जो क्रांति के काम थे जो लंदन में उन्होंने किया था, इसके लिए उनको सबसे जो ज्यादा जो पनिशमेंट दिया गया था वो 50 साल का, मतलब 2 लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, 25 साल, मतलब 50 साल का उम्र कैद दिया गया था। तो तब ये 1910 की बात है। अगर ये वहां रहते तो 1960 में ये अगर जिंदा रहते तो वापस बाहर आते। तो इनफैक्ट उनके गले में हमेशा एक पट्टा डाला रहता था जिसपे 1960 लिखा रहता था, ताकि रोज वो उसको देखें और उनको यही आभास होता रहे कि मुझे और इतने साल यहाँ इस नरक यातना में काटना है। तो उनको भी ये लगता था कि एक स्ट्रेटेजी के तौर पे भी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था कि औरंगजेब के सामने सब अपना हाथ ऊपर उठा के वहां से भाग खड़े हुए थे, और फिर बाहर आने के बाद अपनी सेना का गठन किया और उनको परास्त किया। तो उसी तरह एक स्ट्रेटजी के तौर पे कि अंदर सड़ने का कोई मतलब नहीं है, और जिस तरह से मर्मम तरह से इनकी जो वहां पे अत्याचार इन पे होते रहते थे सेलुलर जेल में, जो बेसिक जो मानवाधिकार भी उनको नहीं दिए जाते थे, अच्छा खाना हो या शौच का के जो फैसिलिटीज हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज, कुछ भी नहीं दिया गया। पूरे दिन इनको कोल्हू के बैल के तरह धूप में खड़े होके तेल निकालना पड़ता था, ऐसे कोड़े मारना, और फिर 6-7 महीने तक इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखना, ये सारे, और अपने ही सेल में, अपने जो प्रिजन सेल में उनको मल मूत्र विसर्जन सब वहीं करना है, और उसी के बीच में बैठ के खाना पीना सोना सब करना है। ऐसे एक हालात में 50 साल काटने का क्या मतलब है? इससे देश का क्या फायदा होगा? इससे अच्छा है कि बहुत सारे लोग जो राजबंदी थे वो ऐसे चिट्ठी लिख देते थे कि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हम हमेशा आपके तरफ ही बोलेंगे। पर ब्रिटिश सरकार भी इन याचिकाओं पे कोई विश्वास नहीं करते थे। और जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल ने भी एक ऐसा ही याचिका लिखा था कि मैं राजनीति में भाग बिल्कुल नहीं लूंगा, और बाहर आ गए। और बाहर आते ही उन्होंने HRA का गठन किया, और काकोरी का कांड हुआ, वो फिर से सेलुलर जेल में गए। तो ये बहुत ही स्वाभाविक तरीके का एक पत्र था, जो ब्रिटिश सरकार को इसका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे पत्र लिखते रहते थे। तो इसको आज बढ़ा चढ़ा के, इसका इतना हुआ बना के कि वो माफी मांगा उन्होंने, ये किया वो किया। अब आज के दौर में भी अगर बेल का एक फैसिलिटी है, तो बहुत सारे लोग, याकूब मेमन से लेके अजमल कसब तक के खूंखार जो आतंकवादी हैं, वो मौत से पहले तक भारत के राष्ट्रपति तक के क्लेमेंसी के लिए भी जाते हैं। तो इसका समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग, उनको इस बात से आपत्ति है कि सावरकर ने जो नॉर्मल प्रोसीजर था उस समय का, कि एक याचिका दायर करे और बाहर आए, हालांकि वहां अंदर लिटरली सड़ के मरने की स्थिति में न रहे। तो इससे पता नहीं राजनीति के अलावा इससे और कुछ उद्देश्य नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। विक्रम जी, मेरा एक सवाल इससे ये है कि आखिर बहुत सारे लोगों ने, आपने बताया कि सेलुलर जेल में रहने वाले हर कैदी इस तरह की याचिका दायर करता था अपनी छुट्टी, अपनी रिहाई के लिए। सचिंद्रनाथ सान्याल का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि इतिहास में सावरकर की
याचिका को माफीनामा के तौर पर बार बार रेखांकित किया गया। बाकी जो क्रांतिकारी थे, बाकी जो राजनीतिक बंदी थे, उनके इस तरह की याचिकाओं की कभी चर्चा नहीं, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया और ये एक छवि, एक धब्बा बना दिया गया कि सावरकर ने माफी मांगा था। एक बार, दो बार नहीं, 6 बार, 8 बार। 8 तो वो वकील थे तो जो लॉ में जो उनको अलाउड है वो उसका पूरा जो है उपयोग उसका ले रहे थे। सिर्फ आई मीन बारिन घोष जो औरोबिंदो घोष के भाई थे, उन्होंने भी ऐसी याचिकाएं डाली थी। बहुत सारे इनके साथ जो थे उन्होंने डाली थी। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो सीपीआई, जो वामपंथी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो स्थापक थे भारत में, एस.ए. डांगे, उन्होंने खुद 1925 या 30 के दौरान खूब ऐसी ही एक याचिका उन्होंने भी डाली थी। तो आज वही वामपंथी लोग सावरकर को कायर वगैरह बोलते हैं, जबकि उनके जो पार्टी के नेता हैं, जो स्थापक हैं, उन्होंने खुद ऐसी एक याचिका डाली थी। तो प्रभात जी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ मौजूदा राजनीति में अपने राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए इतिहास को एक निशाना बनाया जाता है और सावरकर को इसका बलि का बकरा बनाया जाता है, और फिर आज की जो राजनीतिक रस्साकशी है उसके चलते हुए ऐसा हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और ये भी 2002-2003 के दौरान से ही ये सब शुरू हुआ, ये जो माफीनामा है। अब अगर इनको लग रहा था सावरकर को कि इन्होंने बहुत ही एक शर्मनाक एक कुछ चीज कर दी है कि उन्होंने माफी मांग ली, इनको कोई इसके बारे में बोलने में कोई शर्म नहीं था। उन्होंने अपने सारे मराठी में उनका किताब है माझी जन्मठेप, उसमें उन्होंने खुद, और फिर एकोस फ्रॉम दी अंडमान बोल के उनके सारे जो पत्र हैं अपने छोटे भाई नारायण राव को, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने आज इतने समय पे फला एक अधिकारी को अपनी एक याचिका मैंने दी है। तो ये कोई एक बड़ा सा एक रहस्य नहीं था जो किसी को पता नहीं था। अचानक से किसी वामपंथी सरकार ने इसका संशोधन करके इसका खुलासा कर दिया, ऐसा कुछ था ही नहीं। इन्होंने खुद अपनी जीवनी में इसका खुलासा एक बार नहीं बहुत बार कर दिया है, और अपने सारे जो पत्र हैं अपने छोटे भाई को, उसमें भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो ये सर्वविदित एक सत्य था। और वही मैं बोलता हूँ कि अगर ये इतने माफी वीर थे, तो इंदिरा गांधी जी ने इनकी प्रशंसा में ऐसे बातें क्यों कही कि वो इतने साहसी और पराक्रमी क्रांतिकारी थे, जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही विशिष्ट एक योगदान रहा। तो वो भी वही कहती कि ये तो कायर आदमी थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये आज की राजनीति से प्रेरित ये सारे आरोप हैं जिनमें ऐतिहासिक सत्य है बिल्कुल नहीं। माफी की जहां तक बात है तो बहुत सारे लोग महात्मा गांधी पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भगत सिंह के लिए चाहते हो तो माफी मंगवा सकते थे जी। और रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखा है कि महात्मा गांधी ने 2 बार इरविन से बात भी की थी, और एक बार उन्होंने पत्र लिखा था और एक बार बात की थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए राजी नहीं हुई। तो ठीक है, भगत सिंह ने अपने लिए नहीं मांगा था, लेकिन भगत सिंह के जो तथाकथित बड़े धूर समर्थक हैं, हम लोग भी समर्थक हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है भगत सिंह को जी। तो वो लोग कहते हैं कि भगत सिंह के लिए गांधी ने माफी नहीं मांगी, गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह बच सकते थे। तो वही लोग सावरकर के खुद के द्वारा माफी मांगे जाने या उनकी पत्नी या उनकी भावच या महात्मा गांधी द्वारा चिट्ठी लिखे जाने का विरोध करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। जी, तो इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि वो माफी नहीं थी, वो याचिका थी या एक रणनीति थी, जैसा कि आपने कहा कि शिवाजी ने भी ऐसा किया था। जी। तो ये चीज हिंदी जगत के सामने भी आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया था। और सुशांत जी, ये भी हमने जी सॉरी, मैं ये कह रहा था, विक्रम जी ने अपनी किताब में इस बात को बहुत लिखा भी है कि रणनीति के तौर पे ऐसा था, क्योंकि अगर वो बाहर, सावरकर जितनी जल्दी बाहर आ जाते, राजनीतिक आंदोलन में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान और बढ़ चढ़ कर दे पाते, जो योगदान उन्होंने लंदन में रहते हुए और बाहर रहते हुए दिया था। जी विक्रम।
सुशांत जी के बात पे मुझे एक और चीज याद आई कि बार बार यही कहा जाता है कि सावरकर और भगत सिंह को एक दूसरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, जबकि हम ये देखते ही नहीं है। और मेरे दूसरे खंड में मैंने इसका और खुलासा किया है कि किस तरह भगत सिंह और सावरकर दोनों एक दूसरे के प्रति इतनी श्रद्धा और इतना एक रिस्पेक्ट रखते थे एक दूसरे के लिए। जो सावरकर जी की किताब थी 1857 की क्रांति को लेके, जिसको उन्होंने भारत का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी दिया था, उसका चौथा जो संस्करण था वो भगत सिंह जी ने उसको छापा था। और उन्होंने उसको एक एंट्री क्राइटेरिया के तौर पे इस्तेमाल किया कि जो भी उनके जो HSRA संस्था थी उसमें अगर कोई क्रांतिकारी भाग लेना ज्वाइन करना चाहे तो उससे पहली चीज यही पूछा जाता था कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। और किताबों की पट्टी में सावरकर की जीवनी और फिर ये 1857 वाली किताब, इसको भगत सिंह हमेशा पूछते थे कि आपने ये पढ़ा है। और इसका उल्लेख मुझे मिला बाय चांस, जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जहां मैं एक सीनियर रिसर्च फेलो था, वहां के ओरल आर्काइव्स के जो इंटरव्यूज के ट्रांसक्रिप्ट थे, दुर्गादास खन्ना नाम के एक कांग्रेस के नेता जो अपने जवानी में वो क्रांतिकारी थे, तो उनका संदर्शन हुआ था भगत सिंह और सुखदेव के साथ। और तब भगत सिंह ने उनसे ये सवाल पूछा था और इसका उल्लेख दुर्गादास खन्ना ने अपने साक्षात्कार में किया है। और इसके अलावा जो भगत सिंह का जेल नोटबुक है, उसमें सावरकर के बहुत सारे जो हिंदू पद पादशाही बोल के एक किताब उन्होंने लिखी थी, उसके बहुत सारे उद्धृत पोर्शंस वहां पे उस जेल नोटबुक में मिलते हैं। और फिर सावरकर के बारे में ही उन्होंने अपनी मतवाला वगैरह जो पेपर्स वो निकालते थे 1925, 26, 27, 28 में, उसमें सावरकर और मदनलाल ढींगरा दोनों के जो कार्य थे लंदन में, उसको लेके वो लिखते हैं। विश्व शांति, ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका संवेदनशील कवि का हृदय है, जो एक पौधे पे भी अपना पैर नहीं रखना चाहते थे ताकि पौधे को कोई चुभन न हो जाए। इतना संवेदनशील हृदय रखने वाला कवि कैसे एक क्रांतिकारी भी बना, ऐसा भगत सिंह खुद सावरकर के बारे में उस आर्टिकल में आर्टिकल में लिखते हैं। और द म्यूचुअल रेस्पेक्ट था। जब भगत सिंह को फांसी लगा दी गई तो सावरकर ने अपनी जो श्रद्धानंद है, जो न्यूज़पेपर वो चलाते थे, उसमें बहुत सारे लेख उनके पक्ष में लिखे। उससे पहले भी उनके फांसी लगने से पहले भी उनके पक्ष में, और बाकी जो क्रांतिकारी थे जतिन दास और बहुत सारे अन्य, अशफाकुल्ला खां पे भी लिखा उन्होंने, जनते चा प्यारा अशफाक बोल के, उसको भी तोड़ मरोड़ के लोग प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने अशफाकुल्ला भी कुछ लिखा ही नहीं है क्योंकि वो मुसलमान थे। जबकि मैंने देखा कि श्रद्धानंद के एक अंकलन में जनते चा प्यारा अशफाक नाम से एक लेख उन्होंने उन पे भी लिखा था। तो आरोप लगाना बहुत ही आसान है, पर उसके पीछे जो तथ्य है वो अगर हम देखें तो एक बहुत ही दूसरा एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। नहीं, सही है। हम इस परिचर्चा में थोड़ा सा सावरकर के बचपन की तरफ भी जाएंगे और उनका जो परवरिश हुई थी, अपब्रिंगिंग हुई थी, उसके बारे में आपने चित्पावन ब्राह्मण पे एक चैप्टर में अच्छा खासा डिवोट किया है जी। चित्पावन ब्राह्मण की हिस्ट्री, उनकी वंशावली, और फिर वो सावरकर तक आते हैं। और उसमें ऐसा लगता है कि पेशवाई जब खत्म हुई या नाना फडणवीस के काल के बाद से बलवंत राव फड़के का बीच में, फिर चापेकर बंधु, और फिर तिलक और सावरकर, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऐसा कहीं कहीं लगता है कि क्या ये चित्पावन ब्राह्मणों का एक खोई हुई पेशवाई को फिर से हासिल करके अपने इम्पैक्ट को हासिल करने का एक कोशिश था, जिसके सिंबल सावरकर थे। जी जी, ये एक्चुअली मैं नहीं कहता हूँ, खुद किताब की शुरुआत उससे होती है। बम्बई के जो गवर्नर हैं वो वाइसरॉय को लिखते हैं कि ये एक कम्युनिटी है चित्पावन ब्राह्मणों की, जिनको जितना भी हम औहदे दे दें,
एडमिनिस्ट्रेशन में या एजुकेशन में, इनको अपनी स्वतंत्रता जो है और देश की स्वतंत्रता बहुत ही मायने रखता है। और हमें यही समझाया जाता है कि जो बॉम्बे के गवर्नर हैं वो लिख रहे हैं कि हमें हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि हमने भारत को मुगलों से हमने छीना था, पर एक्चुअली भारत को हमने मराठों से लिया था, क्योंकि मराठा साम्राज्य उस समय भारत के बहुतेरे हिस्से में वो स्प्रेड हो गया था। तो इसीलिए उनके अंदर वो एक उत्कंठा वो बनी रही है कि हमारा जो राज्य है हमसे छीन लिया गया है, तो इसकी भरपाई केवल एक दो औहदे देना इधर उधर, उससे उसकी भरपाई नहीं होगी। हमारे देश को स्वतंत्र बनाना ही हमारा उद्देश्य है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारी खुद अपने आपस में बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग, महादेव गोविंद रानड़े हों, इवन गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दल माने जाते हैं, वो भी एक चित्पावन ब्राह्मण थे। तो देश को स्वतंत्र करने की जो ज्वाला थी वो शायद वो क्रांति के द्वारा हो या फिर जो शांति एक अहिंसात्मक तरीके से हो, उन दोनों खेमों में बहुत सारे चित्पावन ब्राह्मण थे जिन्होंने भाग लिया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गांधी जी की हत्या के बाद इन्हीं चित्पावन ब्राह्मणों को शिकार बना दिया गया था। कांग्रेस के बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने निर्ममता से एक नरसंहार किया था चित्पावन ब्राह्मण और फिर देशस्थ ब्राह्मणों का भी, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स का, क्योंकि गोडसे और आप्टे जो थे वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। तो ये अलग बात है जो दूसरे खंड में मैं उसके बारे में जब बात करेंगे तब उस पर ज्यादा चर्चा होगी। परंतु आज क्योंकि आपने उस समुदाय के बारे में पूछा, इसीलिए उसका भी जिक्र मैंने किया कि इतना योगदान रहा, इसके बावजूद इनके विरुद्ध इस तरह से नरसंहार भी हुआ था स्वतंत्र भारत में। जी अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, मैं आपसे समझना चाहता हूं विक्रम की भारतीय जनता पार्टी जो शासक दल है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर आधारित पार्टी है। सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो नहीं जुड़े थे, उनके वैचारिक रूप से भी बहुत अलग थे उनसे, लेकिन जब सत्ता में ये भाजपा आती है और भाजपा खुद को भी सावरकर से ही जोड़कर देखती है, वो आरएसएस में किसी आइकन से नहीं जोड़ती है। और जो भाजपा के विरोधी जो कांग्रेस या दूसरे वामपंथी दल जिनको आप कह रहे हैं, जो दूसरे सावरकर विरोधी दल है, वो सब भी सावरकर से ही भाजपा को जोड़कर देखते हैं। ये क्या अंतर्द्वंद है जो मैं नहीं समझ पाता हूँ? वही इतिहास का जो है इग्नोरेंस है कि वो उन सारे तथ्यों के पीछे जाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि संघ और सावरकर के बीच में कोई दुश्मनी थी या एक दूसरे की तरफ वो देखते भी नहीं थे। थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद थे, क्योंकि संघ चाहता था कि वो अपना खुद का एक रास्ता तैयार करे, ना कि जो हिंदू महासभा है जिसके अध्यक्ष सावरकर थे उसका एक अंग बन के रह जाए। और हिंदू महासभा के जो शीर्षस्थ नेता थे, चाहे वो डॉक्टर मुंजे हो या फिर सावरकर ही हो, वो हमेशा चाहते थे कि हमारे जो यूथ विंग हो ऐसा एक बन के रह जाए आरएसएस। जबकि हेडगेवार और बाद में जो गुरु गोलवालकर आए, उनको लगता था कि हम एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक संस्था है, हमको राजनीति में उतरना नहीं है, और आपकी राजनीति अपनी तरफ और हमको उसमें मत घसीटो। तो इसी मतभेद में दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत जो विचार भेद हुए, मनमुटाव हुआ, वो उसी कारण हुआ। परंतु ये सारी चीजें हम पहचानते ही नहीं है। सावरकर, गोलवलकर सबको एक ही श्रेणी में हम डाल देते हैं, और क्योंकि सारे लोग हिंदुत्व के प्रतिपादक थे, सब उसके अलग अलग उनके विचार और चिंतन थे उसके बारे में। परंतु जो एक्चुअल तथ्य थे कि वो दोनों इनफैक्ट सावरकर जी कि वो बहुत ही एक इनफेमस एक वक्तव्य है जिसमें वो कहते हैं कि एक स्वयं सेवक का अगर जो टोम है उस पे हम एक एपिटाफ जो बोलते हैं उस पे डाला जाए उनकी समाधि पे कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, तो उसमें से सिर्फ 3 सेंटेंस आएंगे कि उसका जन्म हुआ, उसने संघ ज्वाइन किया और वो मर गया। इसके अलावा उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है।
तो इस तरह के टीका टिप्पणी इन दोनों के बीच में होती रही उनकी जिंदगी के दौरान। परंतु आज हम वो सारी चीजें हम देखते ही नहीं है, सबको एक ही ब्रश से हम पेंट कर देते हैं कि ये सारे जो है या तो हिंदुत्ववादी थे, ये सारे दक्षिणपंथी थे, ये गांधी के हत्यारे थे। सबको आज की राजनीति में ये सारे जो न्यूआंसेस हैं हम उसको देखते ही नहीं है, समझते नहीं। गांधी का जब भी सावरकर का जिक्र आता है, गांधी का जिक्र आ जाता है। आपकी इस किताब में गांधी और सावरकर का जिक्र जब जब आया है, आपने उन दोनों के बीच के मतभेदों की बात की है। हमारे सुनने वालों के लिए जरा आप संक्षेप में बताइए उनके मूल बिंदु क्या थे, गांधी और सावरकर का वो मतभेद क्या था जो उनके बीच इतनी दूरी हो गई। जी हाँ, इस खंड में चूंकि 1924 तक की कहानी ही है तो मैं वही तक सीमित रखता हूँ, क्योंकि उसके बाद उनके जो मतभेद थे वो और ज्यादा हो गए थे। तो उससे पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जब गांधी भी युवक थे, सावरकर भी युवक थे, और गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और सावरकर लंदन में इंडिया हाउस में थे, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में चल रहा था, वहाँ एक हॉस्टल। तो वहां गांधी जी आते हैं, पहली बार उन दोनों का मिलन होता है 1906 या 7 में। और ये कहानी ऐसी है कि वो गांधी जी जाके उनसे मिलने के लिए जाते हैं और सावरकर जो है किचन में कुछ बना रहे हैं और वो देखते हैं कि वो प्रॉन्स पका रहे थे। तो एक चित्पावन ब्राह्मण होके वो प्रॉन्स खा रहा है और वो अब जो पका रहे हैं वो गांधी जी को भी खाने के लिए देते हैं, और गांधी जी बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, मैं पूर्णतया शाकाहारी हूँ। तो सावरकर उनको गुस्सा होके बोलते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के अगर खा नहीं पाएंगे तो हमारे साथ काम कैसे करेंगे, और ये तो सिर्फ बॉइल्ड मछली है, इसको अगर नहीं खाते, हमें ऐसे युवा चाहिए जो अंग्रेजों को कच्चा चबा जाए, आप प्रॉन्स नहीं खा रहे हैं तो हमारे साथ काम कैसे करेंगे। तो यही से उनका जो है जो पहली मुलाकात थी वो ही इतनी खराब गई थी। उससे 2-3 साल बाद जब सावरकर के एक अनुयायी मदनलाल ढींगरा, जिन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को वहां पे मार दिया था, जिसके लिए उनको फांसी लगी थी, तो उसपे गांधी और गोखले और दादाभाई नौरोजी और कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने ढींगरा की बहुत भर्त्सना की थी। इनफैक्ट मदनलाल ढींगरा के खुद के जो परिवार के लोग हैं अमृतसर में, उन्होंने उनको पूरी तरह से उनका पल्ला झाड़ दिया कि ये हमारे वंशज हैं ही नहीं। तो तब सिर्फ सावरकर और उनके जो क्रांतिकारी अनुयायी हैं उनके लिए खड़े हुए थे। उसके तुरंत बाद एक दो महीने बाद गांधी जी फिर से लंदन आते हैं, और फिर तब दशहरा का मौका है और इंडिया हाउस में दशहरा हो, गुरु नानक जयंती हो, दिवाली, ये सब, शिवाजी जयंती, इन पे चर्चाएं और फिर ये सारी चीजें होती रहती थी। तो तब एक बहुत सारे भाषण आयोजित हुए थे दशहरे के मौके पे। तो गांधी जी पहले भाषण देते हैं, वो बोलते हैं मैं राजनीतिक कुछ नहीं करूंगा, मैं राम राज्य के बारे में बात करूंगा और कैसे अहिंसा की जो ये मार्ग से कैसे राम राज्य की स्थापना हम भारत में कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो उनकी बात समाप्त होती है और वो जाके बैठ जाते हैं। उसके तुरंत बाद सावरकर की बारी आती है भाषण देने की, और वो बोलते हैं कि देखिए हमने राम राज्य की बात की है, पर राम राज्य की स्थापना भी रावण को मारने के बाद हुआ था। राम ने जाके रावण के सामने सत्याग्रह नहीं कर दिया कि आप कृपया सीता को छोड़ दीजिए, और वो बेबस होके सीता को छोड़ नहीं दिया था। राम को भी अपना अस्त्र शस्त्र उठा के रावण को मारना पड़ा था। और दशहरे की जो त्योहार है वो हम मना रहे हैं, जब 9 दिन हम देवी की उपासना करते हैं अलग अलग प्रकार में, और देवी को हमेशा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हम देखते हैं। और ये सिर्फ ऐसे ही रखने के लिए नहीं है, वो दुष्टों का दमन करने के लिए हमारे सारे जो देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र हमेशा से रहे हैं। और महाभारत का युद्ध हो, कृष्ण की गीता हो, जिसमें उन्होंने यही पाठ पढ़ाया है कि जो अधर्म के मार्ग में अगर कोई है, वो आपके परिजन भी हो, आपके गुरु हो, आपके जो भी हो, अगर अधर्म का साथ दे रहा है तो उसको मारना धर्म ही होता है। तो गीता का भी वही सार है। तो अगर सावरकर का वही प्रश्न था गांधी जी को कि अगर आप मानते हैं कि ब्रिटिश सरकार अधार्मिक है और भारत पे अधार्मिक तौर पे कब्जा किए हुए हैं, तो शस्त्र उठा के उनको मारना
हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, इसके विपरीत तो है ही नहीं, क्योंकि असुरों का और दुष्टों का दमन करना हमारे देवी देवताओं ने हमको सिखाया। तो इसी मूलभूत जो सिद्धांत है कि आजादी तो दोनों को चाहिए था, पर उस आजादी तक पहुंचने का मार्ग कौन सा हो, एक शांतियुत मार्ग हो या फिर एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा हो, इस प्रमुख विषय पे दोनों में बहुत सारे मतभेद थे। बाद में जो हिंदू मुसलमान एकता की बात हो या फिर अस्पृश्यता उन्मूलन की बात हो, इन सारी चीजों पे भी दोनों में बहुत सारे मतभेद होते रहे। और सावरकर एक वैचारिक और सैद्धांतिक एक ओपोनेंट के तौर पे हमेशा गांधी जी जो भी अपने जो लेख लिखते थे हरिजन में और यंग इंडिया वगैरह में, उसका खंडन करते करते, हर एक चीज का खंडन अपनी श्रद्धानंद में करते थे कि उनकी जो हिपोक्रेसीज थी और जो बहुत सारी चीजें वो कहते थे जो उनके सावरकर के हिसाब से हास्यास्पद थे, इन सारी चीजों का बहुत स्पष्ट तौर से वो उसका खंडन श्रद्धानंद में हमेशा करते रहते थे। तो वैचारिक एक मतभेद उन दोनों में पूरी जिंदगी बनी रही। चलिए, बहुत अच्छा आपने विक्रम बताया कि मांसाहार बनाम शाकाहार से विवाद गांधी और सावरकर में शुरू हुआ था, जो हिंसा बनाम अहिंसा के संघर्ष के बाद बहुत सारे अन्य समाज से जुड़े अन्य मुद्दों की तरफ उन दोनों के मतभेदों को उजागर करता गया। ये किताब है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। ये विक्रम संपत की लिखी हुई सावरकर की जीवनी का अभी सिर्फ पहला खंड है जो हिंदी में आया है। अंग्रेजी में दूसरा खंड अभी कुछ समय पहले ही आया है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आने वाले महीनों में हिंदी में आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने इतनी बृहद जीवनी लिखी है, ये 500 से अधिक पन्ने तो इस खंड के ही हैं, 500 इतने ही पन्ने करीब दूसरे खंड के भी हैं। और एक बड़ा सैद्धांतिक सवाल अभी आपने कहा कि ये दोनों का गांधी बनाम सावरकर जो सैद्धांतिक एक विरुद्ध बनता गया, आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि जो गांधी का भारत आज़ादी के 1947 के बाद जिस भारत को गांधी का भारत कहकर याद किया जाता रहा है, वो अब धीरे धीरे सावरकर के भारत में रूपांतरित होने की प्रक्रिया में है? आप एक जीवनीकार के रूप में इसको कैसे देखते हैं? गांधी जी के बहुत सारे जो विचार थे, जैसे उनकी मंशा थी कि स्वतंत्रता के बाद हमें अपनी जो सेना है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक अहिंसा की पूजा करने वाली जो स्वतंत्र भारत की सरकार है, उसमें सेना का कोई रोल है ही नहीं। परंतु वो एक जो मूलभूत प्रश्न था वो ही थैंकफुली नहीं हुआ कि भारत ने अपनी सेना को पूरी तरह से बर्खास्त नहीं कर दिया। तो और सावरकर हमेशा चाहते थे कि एक सशस्त्र सेना हो जिसमें बहुत सारी बहुत वेपनाइज्ड हो, और जो परमाणु परीक्षण वगैरह हुए उसके बाद से हमारी सेना की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ते ही गए हैं। तो उस तौर पे भी अगर हम देखें तो सावरकर के विचार में देश की जो आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, उसमें उनके ही विचार काम आए हैं। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने फॉरेन अफेयर्स हैं, इजराइल के साथ सावरकर ही एक ऐसे थे जिन्होंने इजराइल के गठन पे उसका स्वागत किया था, जबकि भारत सरकार ने उस पे एक एम्बिवेलेंट पोजीशन ही रखा था। तो आज इजराइल के साथ जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, और हम नेचुरल एलाइज हैं दोनों राज्य, और सावरकर ने बहुत सारी चीजों पे नेहरू सरकार को चेतावनी जो दी थी, चीन के अतिक्रमण पे या फिर जो पूर्वोत्तर भाग में जो इंसर्जेंसी होने के बारे में उन्होंने जो चेतावनी दी थी, उन सारे चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। पर बार बार हम देख रहे हैं कि वो सारी चुनौतियां आज भी इस देश के सामने बहुत ही ज्यादा प्रखर होके हमें ताड़ रहे हैं आज भी। तो और फिर गांधी जी हमेशा ग्राम स्वराज और जो है रूरल इकोनॉमी, इस पे ज्यादा बल देते थे। परंतु सावरकर चाहते थे कि एक नेशनलाइज्ड इकोनॉमी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। मशीन्स का युग है, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ये हो, जहां पे नेशन फर्स्ट, जो देश की उन्नति है वो सबसे पहले आए। तो जो उदारीकरण
हुआ 1990 के बाद, उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो धारा है वो किस तरह गया है? क्या वो ग्राम स्वराज की तरफ गया है या फिर एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, अर्बनाइज्ड सोसाइटी की तरफ गया है? ये हम सब जानते हैं। तो अलग अलग आयाम से अगर हम देखें तो चाहे हम इन सब के लिए सावरकर को कुछ क्रेडिट हम दें या ना दें, क्योंकि राजनीति से प्रेरित होके, परंतु उनके जो विचार थे, उनके जो सपने थे भारत के लिए, वो एक के बाद फलीभूत हो रहे हैं। और गांधी जी एक ऐसे पूजनीय व्यक्ति बन गए हैं जिनकी पूजा सब करते हैं, पर उनके विचार को कोई नहीं मानता, चाहे वो कांग्रेसी हो या भाजपा हो या कोई भी हो। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे जो करेंसी नोट्स हैं उस पे हैं, परंतु उनके जो विचार हैं वो कितना मानते थे स्वतंत्रता के बिल्कुल बाद, और अब वो डिबेटेबल एक पॉइंट है। तो उनको पूजा का एक ये सिंबल बना के ऊपर रख दो और फिर अपना काम करते रहो। यही राजनेताओं का मुझे लगता है एक योजना बनी हुई है स्वतंत्रता के बाद। गांधी के अभी बात हुई हमारी कि वो कितने प्रासंगिक रहे, या गांधी का भारत, प्रभात जी ने कहा कि गांधी का भारत हो गया, लेकिन एक वाल्टर एंडरसन है शिकागो विश्वविद्यालय की, जिन्होंने आरएसएस पे किताब लिखी है, श्रीपति दामले और वाल्टर एंडरसन। उन्होंने लिखा कि आजाद भारत ने कम से कम दो बड़े मुद्दों पे, दो बड़े इशू पे सावरकर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको अपना लिया, ऑन किया। एक, आरक्षण किसे दिया जाए, आरक्षण का हकदार कौन हो। सावरकर ने जो अपनी पितृभू और पुण्य भूमि की थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के दायरे में जो लोग आते थे, हमारी संविधान सभा ने उन्हें ही आरक्षण देना स्वीकार किया। वाल्टर एंडरसन लिखते हैं कि सावरकर पॉलिटिकली भले ही अलग थलग कर दिए गए हों, लेकिन प्रैक्टिकली एक बहुत बड़े इशू में उन्हीं की थ्योरी को अपनाया गया और इसे कांग्रेस पार्टी ने भी मानने पर मजबूर हुई। जी। नंबर एक। नंबर दो कि उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल, मैरिज बिल जो था, उसको भी सिख, जैन और बौद्ध सब ने अपनाया, और वो वही थ्योरी थी कि पुण्य भूमि और पितृभूमि जिसकी यहाँ पे है वो एक कम्युनिटी में आते हैं। जी। और वो सावरकर की जो थ्योरी थी, मैं इस सवाल पे ही आ रहा था, हिंदुत्व वाले पे जो छूट गया था पीछे। जी। हिंदुत्व वाला सावरकर की जो परिभाषा है, और हिंदुइज्म और हिंदुत्व में जो फर्क की बात की जाती है, बहुत सारे लोग ओवरलैप कर जाते हैं कि हिंदुइज्म ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही हिंदुइज्म है। क्या सावरकर के राइटिंग में भी थोड़ा फर्क नजर आता है दोनों में, हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में? ये एक ये बहुत ही एक रेलेवेंट एक सवाल है आज के दौर में, जब दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस का गठन हो रहा है जहां डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, जो 3 दिन के अधिवेशन के दौरान सब लोग बोलते हैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों एक ही हैं, हिंदुइज्म के बिना हिंदुत्व हो ही नहीं सकता। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में इसका जानना बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। तो हिंदुत्व की परिकल्पना इन्होंने कब की थी? 1923 में, जब वो रत्नागिरी के जेल में थे, तब वहां बैठ के उन्होंने पहली बार अंग्रेजी में एक किताब लिखी। उनके सारे बाकी जो किताबें थी वो मराठी में थी, पर ये अंग्रेजी की किताब थी, जिससे ये स्वाभाविक हो जाता है कि वो पूरे देश के पाठकों के लिए उन्होंने ये किताब लिखी थी। और इसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था कि उस समय जो गांधी जी ने बहुत ही एक मुहिम छेड़ी थी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक डेंजरस, जिसके बहुत दूरगामी असर भी हुए देश के बंटवारे तक के, कि खिलाफत आंदोलन। जो इसका जो शब्द है, हमें लगता है ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन को खिलाफत बोलते हैं, पर ये वो उस तरह का खिलाफत नहीं था, वो कैलिफेट था, जो वहां पे सुदूर टर्की में कैलिफ के पुनर्स्थापन के लिए भारत के मुसलमानों को एक मजहबी मुद्दे पे उनको संयोजित किया गया कि हम आपका समर्थन करेंगे वो कैलिफेट को पुनर्स्थापन करने में, इसके एवज में आप हमारे साथ जुड़ जाओ असहयोग आंदोलन में। तो और फिर गांधी जी ने ये भी एक वादा किया था कि 1 साल के अंदर देश में स्वराज प्राप्त हो जाएगा, और फिर वहां टर्की में भी कैलिफेट
स्थापन होगा। आप खुद सोचिए कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना ने टर्की पर कब्जा किया था। टर्की के खुद के लोग नहीं चाहते थे कि वो खलीफ जो हैं, खलीफा, वो वहां पे राज करें, और मुस्तफा केमाल अटाटर्क के नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिक सरकार वहां बनी। पर यहाँ के मुसलमानों को हम ये बता रहे थे कि वहां, क्योंकि आपको लगता है कि खलीफा जो है वो बहुत एक पवित्र इंस्टीट्यूशन है, तो उसको पुनर्स्थापन करने में हम आपकी मदद करेंगे। एक उपनिवेश और एक स्लेव कंट्री जैसे भारत था, यहाँ अगर कुछ लोग हो हल्ला करेंगे तो ब्रिटिश सरकार क्या एक ऐसे देश में जिसको उन्होंने युद्ध में जीता है, इसको इन्फ्लुएंस हम कर पाएंगे कि वहां पे कौन शासन करेगा? तो ये पहले से ही बहुत ही इलॉजिकल एक आंदोलन था, और इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही घातक थे। अभी हम 100 साल पूरे हुए हैं जो मलबार में मोपला कांड जो हुआ था, जिसमें बहुत ही निर्ममता से बहुत सारे हिंदू नायरों को, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को उनका संहार कर दिया था। तो ये भी एक खिलाफत आंदोलन के बहुत सारे नेता उसमें जुड़े थे। तो खिलाफत की जो की असफलता से दुखी होके बहुत सारे लोगों ने पूरे 1920s में देश भर में जिस तरह के दंगे हुए और हिंदुओं की हत्या जो होती रही, कोहट में हुई, पानीपत में हुई, दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, देश के अलग अलग भागों में, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के जो स्वामी थे, उनकी हत्या दिल्ली में 1926 में हुई थी अब्दुल राशिद के हाथों। और ये सारी चीजें जब घट रही थी, तब गांधी जी का जो खासकर गांधी और कांग्रेस का जो उनका जो उनकी प्रतिक्रिया थी, वो बहुत ही अचंभित करने वाली थी। क्योंकि अब्दुल राशिद को भी गांधी मानते थे कि ये मेरा प्यारा भाई अब्दुल राशिद है, मैं इसको खूनी मानता ही नहीं हूँ। हमें एक हत्यारे के मानसिकता के अंदर घुस के ये देखना चाहिए कि उसने अपनी जो गन है क्यों उसको उठाया। ये आरोप हम पे ही लगता है कि हमें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने रिवॉल्वर निकाल के स्वामी जी को मार डाला। तो और फिर जो मोपला थे, जो वहां पे मलबार में जिन्होंने हत्या की, उनको एक ब्रेव वॉरियर्स हु आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ देयर रिलीजन, ऐसा गांधी जी उनको संबोधित कर रहे थे। तो इन सारे चीजों के चलते हुए किसी को तो चाहिए था कि एक बौद्धिक एक रिस्पॉन्स इसको दिया जाए, और वही सावरकर ने किया। हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, एक किताब में, बहुत ही छोटी सी 100 पन्ने से भी कम वाली एक पुस्तिका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व का जो हिंदुइज्म के जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि आत्मा परमात्मा का संबंध हो या फिर पुनर्जन्म हो, इन सारी चीजों से हमारा कोई ये नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ जो वहाबी इस्लाम और पैन इस्लामिस्ट जो टेंडेंसीज है, उसके खिलाफ हमको संगठित होने के लिए एक जरिया हम मानते हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो लिखा था कि सिंधु नदी से लेके समुद्र तक जो लोग इस पवित्र भूखंड में रहते हैं, जो इस देश को अपना पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं, जो अपने पितरों की भूमि हो या पुण्य भूमि, वो धार्मिक रूप से नहीं बल्कि हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो अलीजियंस है, वो इसी देश के प्रति हो, ना कि टर्की के लिए या वहां कौन सुल्तान होगा, वो सब नहीं है। यहाँ के जो मसले हैं, यहाँ की जो मुद्दे हैं, उसी से जो उसका जो है रिलेशन हो, ऐसा व्यक्ति वो घर में मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, जो भी अपना धर्म है वो घर में वो निभाए, बट एक सांस्कृतिक तौर पे और राष्ट्रीयत्व के तौर पे उसका जो नाम है वो हिंदू होगा। क्योंकि बाकी देशों में भारत और हिंदुस्तान, इसको एक पर्यायवाची शब्द से देखा जाता है। तो यही उनकी हिंदुत्व की परिकल्पना थी कि इस देश के प्रति जिन लोगों
का एलिजेंस हो, वो सारे लोग हिंदू हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि किसी भी एक वर्ग या समुदाय को इस देश में दूसरे दर्जे की नागरिकता हो या ऐसा कुछ उनको दिया जाए। ये भी एक बहुत ही, ये दूसरे खंड में इसका बहुत ही विस्तार से मैंने उल्लेख किया है, वर्णन किया है। मुझे लगता है कि सावरकर की बहुत समय हो चुका है। सावरकर को लेकर सारी बातें राजनीतिक, उनके राजनीतिक दर्शन को लेकर जाहिर है वही उनका प्रासंगिक महत्व है। लेकिन अभी एक दो सवाल हम सिर्फ ले रहे हैं जो सुनने वालों ने दिए हैं। एक वैष्णवी कुलकर्णी का सवाल है कि सावरकर जी के कवित्व पर भी प्रकाश डालें। जी, कविताओं को आपने एक्सटेंसिवली कोट किया है इस खंड में। जी, ये बहुत ही अच्छा एक सवाल है, क्योंकि हम राजनीति में इतना घुस जाते हैं कि जो साहित्यकार सावरकर है उसको हम नजरअंदाज ऑलमोस्ट कर देते हैं कि अगर ये राजनेता नहीं होते और सिर्फ उनकी जो मराठी साहित्य के लिए उनका जो योगदान है उसी के लिए वो बहुत ही माने जाएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी आयु में 8 या 9 साल के थे तभी उनकी कविता की रचना की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उनकी माँ का निधन बहुत जल्दी हुआ था उनके जीवन में, 8 या 9 साल के थे। शायद उसी से प्रेरणा भी उनको मिली थी। जब उनके जीवन में कुछ दुखद घटनाएं घटी हों तब उन्होंने कविता का सहारा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो मन के अंदर जो भाव थे उसको प्रस्तुत करने के लिए। तो उनकी माँ के निधन के बाद की बात हो या फिर लंदन में जब उनका जो इंडिया हाउस था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया और ये निरंजन पाल जो बिपिन चंद्र पाल के बेटे थे उनके साथ ब्राइटन नाम की एक सी साइड एक टाउन था, वहां जाके वो खड़े रहते हैं और फिर वहां सागर को देखते हैं और फिर अचानक, और वहाँ सारे लोग जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने परिवारों के साथ मौज मस्ती सपाटे कर रहे हैं। तो उसको देख के इनकी जो कवि हृदय है वो बहुत ही उसको ठेस पहुंचता है कि सारे लोग इतने आराम से की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे देश में हमारे देशवासी इतने मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आराम से इन सबके बीच में बैठा हूँ। तो वो सागर को एड्रेस करते हुए अपनी जो बहुत महान कविता है, ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तड़मड़ला, जिसको लता जी ने और आशा जी ने सबने गाया है, वो वहाँ पे बाय इटसेल्फ एक्सटेम्पोर वहां पे उन्होंने कंपोज किया कि वो सागर को गाली देते हैं कि तुमने मुझे ठग के यहाँ पे तुम लेके आए सागर, कि यहाँ पे मुझे विद्यार्जन का एक मौका मिलेगा और इस विद्या से मैं अपनी मातृभूमि के लिए काम कर पाऊंगा, परंतु मैं तो यहाँ आराम की जिंदगी जी रहा हूँ जबकि मेरी माँ वहां पीछे परतंत्र होके झुलस रही है। तो इस विद्या का क्या है महत्व, और मेरा जो प्राण तड़मड़ाती हुई एक आत्मा है और तुम ही इसके वजह हो। तो सागर को वो गाली देते हुए वो कविता वो लिखते हैं। बाद में जब वो एक जहाज से लंदन से भारत उनको एक्सट्राडाइट कर दिया जाता है, तब भी फ्रांस के मासाई पोर्ट में वो छलांग लगा के वो तैर के फ्रांस पहुंच जाते हैं, पर उनको पकड़ के वापस लेके आ जाते हैं। तब आत्मबल नाम का एक कविता वो ऑन द स्पॉट उसकी रचना करते हैं, जो अनादिमी अनंतमी, जो अपनी जो वैदिक एक बिलीफ है कि आत्मा का ना कोई आदि है ना अंत है, आप क्या मुझे पकड़ेंगे, मेरी जो आत्मबल है उसको आप किसी तरह से क्षीण नहीं कर पाएंगे। तो उसकी उन्होंने रचना की। और फिर सेलुलर जेल में खासकर जहां उनको इतनी सारे अत्याचार इन पे किए गए, तब भी बहुत बार ये खुद अपनी जीवनी में खुद लिखते हैं कि बहुत बार इनका मनोबल टूट गया था और इन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश और यह विचार उनके मन में बहुत बार आए थे कि इस जिंदगी से मौत ही अच्छी है। तब भी ये अपने जो अपना जो सेल है वहां पे, क्योंकि इनको न कागज न कलम कुछ भी दिया नहीं जाता था, तो अपने नाखूनों से या फिर चारकोल से सारे जो सेल के दीवार हैं उस पे वो कविताएं लिखते थे। और 1 या 2 नहीं, 6000 पंक्तियों वाली मराठी की कविताएं
कमला और सप्तऋषि नाम के बहुत सारी जो कविता खंड है वो उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में उसको उसकी रचना की थी। और वहाँ के जो जेलर थे बैरी, तो इनके सामने आके उस पे व्हाइट वॉश को कर देते थे ताकि सारे जो पंक्तियां हैं वो धुल जाएं। परंतु उनको नहीं मालूम था कि इनकी जो मेमोरी थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि इन्होंने सारे जो पंक्तियां हैं वो कंठस्थ कर दिए थे। और जेल के आने के बाद ये सारी कविताएं कमला, सप्तर्षि, ये सब छपे और आज हमारे पास मौजूद हैं। तो कविता हो या फिर मराठी भाषा शुद्धि हो, तो मराठी में बहुत सारे जो नए नए शब्द, दिग्दर्शक, दूरदर्शन, ये सारे जो जो अंग्रेजी पे हम रिलायंस ना करें, मैं बोलते हुए अंग्रेजी का सहारा ले रहा हूँ, जो अंग्रेजी के शब्द यूज किए बिना, उनके प्रयोग किए बिना जो तांत्रिक शब्द हैं, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, उसका भी एक बहुत ही बड़ा एक शब्दकोश उन्होंने तैयार किया था। और जो विदेशी भाषाओं का इन्फ्लुएंस जो है मराठी पे खासकर, तो उसको शुद्धिकरण, भाषा शुद्धि करने की भी जो प्रक्रिया उन्होंने वहां पे किया था। आज भी मराठी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, चित्रपट हो, जो सिनेमा के लिए चित्रपट वहां बोलते हैं, या दिग्दर्शक जो प्रोड्यूसर हो, तो ये सारे शब्द वहाँ लोग उपयोग करते हैं। बहुत कम लोगों को पता भी है कि इसके जो प्रणेता हैं वो सावरकर जी हैं। तो क्या बात है, भाषा और साहित्य के बारे में भी आपने इतना बढ़िया बताया। आप चलते चलते एक आखिरी सवाल एक सुनने वाले का और ले लें। ये बड़ा, मुझे भी ये सवाल थोड़ा सा अपने मन का लग रहा है कि वीर सावरकर को प्रथम भाग में आपने विनायक और द्वितीय भाग में सावरकर क्यों कहा? इसके पीछे क्या? मुझे लगा पहले जो प्रथम भाग है उसमें युवक थे, तो उसमें पता नहीं क्यों मेरे अंदर यही, उनको तब सावरकर बुलाने का मन हुआ नहीं। मुझे लगा कि वो बहुत ही यंग आदमी है, तो उनको पहले नाम से एक मित्र के तौर पे शायद बुलाने का मन हुआ। पर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी और जैसे बाद में उनकी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी उनके सरनेम से ही उनको जाना जाता था, इसीलिए उनको सावरकर दूसरे भाग में संबोधित करने का मैंने सोचा। इतना अच्छा विक्रम संपत बोलते हैं और इनके विचार इतने सुस्पष्ट हैं कि इनको सुनते जाने का, घंटों सुनते रह सकते हैं, धारा प्रवाह सुनते चले जाने का मन करता है। लेकिन समय की भी एक सीमा होती है, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैं बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों को एक बार फिर याद दिला देता हूँ, ये किताब है सावरकर, एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, 1883 से 1924। ये किताब है जिसके बहाने विक्रम संपत से हमें बातचीत करने का सुयोग मिला। सुशांत झा ने सुयोग दिलाया और खुद इतने अच्छे सवाल पूछे। तो बाकी सब चीज़ें एक बातचीत में नहीं हो सकती। आप इस आत्मकथा के जीवनी के पहले खंड को पढ़िए सावरकर के, और दूसरे खंड के हिंदी में आने का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम जी कि आपने समय निकाला। सुशांत जी, आपका ही बहुत आभार कि आपने और सब लोगों इस किताब में इतने सारे सवाल छूट गए हैं जो कि चर्चा हम कर सकते थे, लेकिन हम अब पाठकों पे छोड़ देते हैं किताब पर है। बाकी पढ़कर एक दो चीज जो थी कि जब गांधी और सावरकर की चर्चा हो रही थी मांसाहार और शाकाहार पे, तो हमने एक पॉइंट पे हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सावरकर के गाय को लेकर के क्या व्यू थे, गांधी के गाय को लेकर के क्या व्यू थे, सावरकर के टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या व्यू थे, गांधी को टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या व्यू थे, सावरकर के वर्ण और जाति को लेकर के क्या व्यू थे, गांधी के वर्ण और जाति को लेकर के क्या व्यू थे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सावरकर को फिल्में पसंद थी, गांधी को फिल्में पसंद नहीं थी। तो एक ऐसा लगता है कि सावरकर अपने समय से थोड़ा सा आगे निकल गए थे, जिस वजह से वो मास को कनेक्ट नहीं कर पाए, और गांधी ने एक यथास्थिति बात को साथ रखते हुए मास को जोड़ लिया। ये एक बिंदु है जो कि मुझे लग रहा था कि इस किताब में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। जी जी। तो ये चीज मुझे लगता है कि पाठकों को इस किताब में पढ़ने को मिलेगा आगे जा करके। सबसे बड़ी बात है कि सारे तथ्य हैं, सब जो भी लिखा है विक्रम संपत जी ने, सबके प्रमाण वहाँ दिए हैं, सोर्स दिए हैं। तो एक ऐतिहासिक लेखन है जो पूरे सोर्स पे आधारित है, और
आप लोग किताब को पढ़िए, फिर कब इस पे आगे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम जी, सुशांत जी, बहुत बहुत जानकी बहुत पुल की ओर धन्यवाद से। सुशांत। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू विक्रम जी। थैंक यू।